अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। बिलाखिर इस्लामाबाद में पीस टॉक्स का आगाज़ हो चुका है और सूरत हाल ऐसी है कि कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों अतराफ़ का जो मौक़िफ़ है और जो मुतालबात हैं उनमें बहुत वाज़े फ़र्क है। और ऐसे में दुनिया भर की नज़रें इन मुज़ाकरात पर हैं, और क्योंकि उम्मीदें भी यही हैं कि ये मुज़ाकरात बेहतर समत में आगे बढ़ें, ताकि जो इस वक्त मसाइल हैं और जो इस वक्त तकलीफ़ें दुनिया बर्दाश्त कर रही है उससे निजात मिल सके। और मेन प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ ही है। किस तरीके से मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ हो सकता है, हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हबीब साहब, ऐसी सिचुएशन है कि आपसे भी अगर मैं पूछूं कि हबीब साहब आप कुछ प्रिडिक्ट कर दें कि क्या ही हो सकता है आगे, तो मेरे ख्याल से आप भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये सवाल अगर आप जेडी वेंस और मोहम्मद बाकर कालिबाफ से भी करें तो वो भी नहीं बता सकते। ठीक है, इस वक्त किसी को कुछ पता नहीं है कि मुज़ाकरात का रुख कैसे मुतय्यन होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों मुल्क ये चाहेंगे कि वो बड़े नज़र आएं। ईरान एक मजबूत पोजीशन में है, बावजूद इसके कि उसने काफ़ी तबाही सही है, लेकिन ईरान के पास जो आबने हुर्मुज़ है वो उसके न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक हथियार साबित हुआ। उसने जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है अपने जोग्राफिये को ख़ुद को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को मुसीबत में डालने के लिए, और ख़ास तौर पर अमेरिका को, तो उसके नतीजे में उसकी पोजीशन तो बहुत मजबूत हो गई है। दूसरा, जो ये तासुर दिया जा रहा था कि रजीम चेंज हो जाएगी, वो भी रजीम चेंज नहीं हुई। मोहम्मद बाकर कालिबाफ और अब्बास अराक़ची दोनों आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के नामज़द करदा अफराद हैं जो अपने ओहदों पर हैं, यानी इन्हें बिठाया ही उन्होंने था। तो लिहाजा अब वही लोग, यानी जिनको शहीद किया गया, जिनकी शहादत को रजीम चेंज से ताबीर किया जा रहा है, वही दो लोग इस वक्त जेडी वेंस के सामने बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, उन्हीं के नामज़द करदा मुज़ाकरात करेंगे। उसी रजीम के साथ मुज़ाकरात करना भी तो एक हज़ीमत है ना अमेरिका के लिए। और तीसरी बात यह है कि मिसाइलों वाली कहानी तो मुझे लगता है कि वो उड़ गई। जो एक ऑब्जेक्टिव था ना कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान अपना महदूद कर देगा, तो वो भी कहानी ख़त्म हो गई। न्यूक्स का मामला जो है वो किसी हद तक आगे बढ़ सकता है, और लेकिन उसके लिए अब अमेरिका को बहुत कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। साबिका जो मुज़ाकरात थे जो एक्चुअली इस जंग से पहले हो रहे थे, कुछ ओमान में हुए, कुछ जनीवा में हुए, तो उस वक्त मामला ये हुआ कि स्टीव विटकॉफ जब बैठे होते थे मुज़ाकरात में तो वो कागज़ पेंसिल भी साथ नहीं रखते थे। ये नहीं होता ना कि आपने कोई बात कही है, मैंने लिख लूँ, कोई नोट्स बना लूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बस वो सुम्मम बुकमन बैठे हुआ करते थे वहाँ पे और बातें चल रही होती थी। तो अब स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर, जो सो कॉल्ड मशरिक़ वुस्ता, नए मशरिक़ वुस्ता के आर्किटेक्ट समझे जाते हैं अमेरिका में, उन दोनों के पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है कि वो अपने अपने एजेंडा को एडवांस करें। जेडी वेंस का इन मुज़ाकरात में आ जाना, जहाँ किसी दर्जे में ईरान का तकाजा था, वहाँ खुद अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिसी शिफ्ट है ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकियां दे रहे हैं, लेकिन जेडी वेंस उन धमकियों उस तरह की धमकियों को नहीं दोहरा रहे, बल्कि वो आके वो एक ऐसी मिडिल ग्राउंड में बात करते हैं कि जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जी, अगर अच्छी डील मिल गई तो हम कर लेंगे। इसी तरह मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने भी कहा कि अच्छी डील लेके आया अमेरिका, तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपकी बात को हबीब साहब मैं इस तरह भी इंडोर्स करूंगी कि एक तो ईरान के लिए भी जेडी वेंस काबिल कबूल है मुज़ाकरात के लिए, इसीलिए ईरान भी मुज़ाकरात के लिए आ गया। दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ आउटलेट्स रिपोर्ट कर रही हैं वो भी यही कह रही हैं कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो इन मुज़ाकरात में जेडी वेंस की शिरकत को अमेरिका की संजीदगी से ताबीर कर रहे हैं। बेशक नायब सदर को जब अमेरिका का नायब सदर किसी मामले में इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा संजीदगी होती है। लेकिन अब ज़रा आप आएँ कि हम ज़रा एक थोड़ी सी लिस्ट बनाएं कि वो कौन कौन से मुतालबात हैं जो टेबल पे होंगे। अमेरिका क्या चाहेगा? जेडी वेंस सोच के आए होंगे कि एक ऐसा मुआहदा जिसमें ईरान की शिकस्त सामने हो, नंबर 1। आबनाए हुर्मुज़ बिल्कुल उस तरह खुल जाए जिस तरह के 28 फरवरी से पहले खुली हुई थी। नंबर 3, ईरान कोई ऐसी बात माने जो उसके न्यूक्स से मुतल्लिक हो, उसके न्यूक्लियर वेपन्स के मुतल्लिक हो। ईरान अपनी मिसाइल सिस्टम का तज़किरा उसमें आने दे, और उसके बाद ईरान कोई बुनियादी इंसानी हुकूक की पाबंदी के हवाले से कोई बात करे ताकि रजीम चेंज का तासुर पैदा किया जा सके। ठीक है। वो कहेंगे कि जनाब आप ये करें, अपने लोगों को ऐसा करें, इंटरनेट फ्री करें, वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ें करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आप ज़रा आ जाएं, ईरान कहेगा, ईरान के पास
اور امریکہ کے پاس کیا ہے؟ صرف ایک چیز کہ ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے، جو اب نہیں ہو سکتا۔ ایران کو پتا ہے کہ اب دوبارہ حملہ اس کے اوپر بہت مشکل ہوگا، اس لیے ایران مضبوط پوزیشن میں ہے اس وقت۔ وہ کہیں گے کہ جناب آپ نے ہرمز آپ نے کھلوانی، وہ کہیں گے جی ہاں جی کھلوانی ہم نے، تو آپ نے ہرمز، ہاں آپ نے ہرمز۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے تو آپ ایسا کریں کہ ساری سینکشنز ہٹائیں اور اس کے بعد ہمارے ایسٹ واگزار کریں۔ اچھا، جو امریکہ کے اندر ہے، اس پہ بھی حبیب صاحب رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا کہ ایرانی عہدیداران کلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ہماری وہ $6 بلین کے جو ایسٹس ہیں قطر اور دیگر بینکوں میں وہ بحال کرنے پہ رضامندی ظاہر کر دیا، لیکن پھر وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کر دی۔ البتہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم کسی ایک سائڈ پہ یقین نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ کہیں گے ہمارے ایسٹ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اچھا اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جناب آپ اپنے اڈے پیچھے کریں یہاں سے، یہ جو آپ نے 13-14 اڈے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر خلیج کے مختلف ملکوں میں، ان کو تو آپ فارغ کریں، تو یہاں سے آپ ان کو پیچھے کریں۔ ویسے کافی حد تک تو ویسے ہی فارغ ہو چکے ہیں۔ اچھا اس کے بعد بہت اہم چیز ہوگی کہ ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے، پہلے اسرائیل کہ لبنان سے روکیں۔ منگل کو ویسے ہونے جا رہے ہیں واشنگٹن میں، جی واشنگٹن میں اگرچہ وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں لیکن وہ لکھے جائیں گے نا کہ جناب آپ فوری طور پر اس کو روکیں اور ہمارا مطالبہ لبنان کے حوالے سے یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ بھی ریپریشن دی جائے، وہاں پر حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے نہ کیے جائیں اور اسرائیل اپنی اوریجنل جگہ پر واپس آ جائے۔ اچھا اب یہ وہاں سے ان کی طرف سے ہوں گے۔ اب اگر ان دونوں لسٹوں کو مان لیا جائے تو پھر تو ایسا ہوگا نا کہ ایران، اگر ایران کی فہرست مان لی جائے تو ایران تو پھر فاتح ہے جنگ، پھر تو اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر ایران مان لے تو پھر امریکہ کی فتح میں کوئی شک نہیں ہے، تو لہٰذا ایران تو مانتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جے ڈی وینس کو بہت ہی ٹف جاب دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اب اس ٹف جاب کو اب یعنی اس میں سے نکلیں گے کیسے، اس کو پرفارم کرنا ہے نا۔ وہ پرفارم کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایک ایسا میکنزم بنایا جائے گا جس میں کوئی تیسرا ملک، اقوام متحدہ اور ساری چیزیں بیچ میں ڈالی جائیں اور اس میں دونوں کے لیے فیس سیونگ بن جائے۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آبنہ ہرمز کے حوالے سے بھی، لیکن آبنہ ہرمز پہ اگر ایران واپس جاتا ہے اپنی پوزیشن سے، وہ تو نہیں نظر، اچھا تو اس نے پھر اس کے عوض آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا نا، اور آبنہ ہرمز تو کہیں نہیں جا رہی نا، آبنہ ہرمز تو وہیں پہ ہے، ہاں جغرافیہ تو وہیں رہے گا، جغرافیہ تو وہیں رہے گا، اور وہ ایسی جگہ ایران نے اس کو بنا دیا ہے کہ 2 فوجی کھڑے کر دیں تو وہ آبنہ ہرمز بند ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے، 2 کشتیاں لگا دیں آبنہ ہرمز بند ہو جاتی ہے، اور اسے فوجی طاقت سے کھلوانا بھی ایک عذاب ہے، تو لہٰذا وہ تو کھلے گی نہیں فوجی طاقت سے، تو ایران سوچے گا کہ میرے پاس تو آبنہ ہرمز میں جب دل کروں گا بند کر لوں، جب دل کرے گا میں بھی بند کر لوں گا، تو اچھا اگر میں آبنہ ہرمز کھولتا ہوں تو بچوں جے ڈی وینس صاحب آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ نے بڑا آگے جانا ہے، یہ سارا کچھ مجھے دے دیں۔ تو اس میں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کیا کردار ادا کریں گے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سپوائلر کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا ہاں جی، پچھلے مذاکرات میں بھی ویسے انہوں نے یہی کیا تھا، اگر آپ نے ایران کو اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دی، اس کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو آپ نے نقصان نہ پہنچایا، اس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اسی طرح رہی اور اس کی رینج میں کوئی کمی نہ آئی، اور رجیم بھی وہی ہے جس کو آپ نے ہٹانے کی کوشش کی تھی، تو بتائیں لوگ تو امریکہ کے صدر سے پوچھیں گے نا 10 مئی کی پیار وچوں کھٹیا۔ اور پھر دوسری بات یہ حبیب صاحب، مشرق وسطیٰ، پھر یہ مشرق وسطیٰ تو نہیں رہے گا، یہ تو نہیں رہے گا، ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو اسرائیل کو روز جوتے پڑ رہے ہوں گے ایران کے ہاتھوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اب معاملہ آبنہ ہرمز کو کھلوانا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ باقی ساری چیزیں پس پش ڈال ثانوی ہو گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں جانا ہے چین، اب چین میں جب جائیں گے تو چین کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی ہوگی اور آبنہ ہرمز بند ہوگی تو چین کہے گا حضور کون سی اکانومی، کون سا تعاون، جنگ آپ نے ہم سے پوچھ کے شروع کی تھی۔ اتحادی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور اتحادی بھی یہی کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ اگر آبنہ ہرمز ہم نے کھلوانی ہے تو ہم نے آپ کو بڑا کیوں مانا ہوا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، تو آپ پھر تھینک یو ویری مچ، آپ پیچھے ہٹیں اور پھر باقی ہم کام خود کر لیں گے۔ تو امریکہ اگر پیچھے ہٹے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی اور ملک اس کی جگہ لے لے گا، یہی ہوگا نا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں حبیب صاحب ہمیں کوئی منیمم چیز نظر آ جائے گی؟ ویسے تو یہ پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ دیکھیے کم از کم ایک چیز نظر آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن کی ایکسٹینشن کر دیجیے۔
15 दिन के लिए है ना ये जंग बंदी, इन 15 दिनों की मुद्दत बढ़ा दी जाए। अच्छा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मामला कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कि मुज़ाकरात की अगली तारीख का ऐलान कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, एक्सटेंशन और मुज़ाकरात की अगली तारीख। ठीक है, कि जनाब एक्सटेंशन ये 15 दिन की नहीं है, ये 20 दिन की होगी, ये 1 महीने की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हम फलां तारीख को दोबारा मिल रहे हैं और ये हमारे मुतालबात हैं, ये अमेरिका कहे कि जी ये मुतालबात हैं और ये कहें जी ये हमारे मुतालबात हैं। इनमें से ये जो इतना हिस्सा है इस पे हम मुत्तफिक हैं, लेकिन जो बाकी हिस्सा है उसके लिए हमने टीमें बना दी हैं। अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर ईरान जंग भी जल्दी बंद हो जाएगी। अच्छा हबीब साहब, मुज़ाकरात के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, मीनवाइल एक और भी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि सऊदी वजारत दिफा ने ये बताया है कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे, जंगी तैयारे जो हैं वो दिफाई मुआहिदे के तहत सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। इस डेवलपमेंट को आप देखिए, ये डेवलपमेंट जब आप इस मौजूदा सूरत हाल के साथ जोड़ के देखते हैं तो ये बहुत ही एक उम्दा इक़दाम है। अच्छा, उसकी वजह देखिए, सऊदी अरब के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू भी की है रिसेंटली। बिल्कुल, हाँ, किया। तो गोया दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात कुछ बेहतर हुए हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान भी वहाँ चला जाएगा। जब पाकिस्तान वहाँ चला जाएगा और पाकिस्तान एक अड्डे पर स्टेशन होगा तो डेफिनेटली फिर ईरान भी सऊदी अरब को दोबारा हमले का निशाना नहीं बनाएगा। ओके, ठीक है। जब हालात तो किसी तरह भी जा सकते हैं ना, तो ये और बाकी दुनिया को भी तो मैसेज देना ना, और इसराइल को भी मैसेज देना ना, कि इसराइल जो सोच रहा है कि अगर ईरान को मैं गिरा के ग्रेटर इसराइल की तरफ जाता हूँ तो ग्रेटर इसराइल का मतलब ये होगा कि उसमें सऊदी अरब को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ पर पाकिस्तानी तैयारों की मौजूदगी और पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदगी ये इसराइल को बताने के लिए भी होगी कि आपने अगर एक ख़ास हद से आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर आपकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी, और ये लड़ाई फिर और तरह लड़ी जाएगी। उस तरह नहीं होगा कि जिस तरह ईरान और अमेरिका की लड़ाई हुई है या ईरान और इसराइल की लड़ाई हुई है, फिर पाकिस्तान किसी और तरीके से बिहेव करेगा। यानी हम तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखे हुए हैं इस वक्त। राइट नाउ ऑल आइज आर ऑन इस्लामाबाद। हम भी नज़र रखे हुए हैं, आपको सूरत हाल से अपडेट करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।